प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मुझे आशा है कि आप अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। विकास अध्याय के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस अध्याय के पिछले भाग में हमने विकास की अवधारणा के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। इस भाग में हम विकास के साक्ष्य पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम चुनाव और विभिन्न प्रकार के चुनावों पर भी चर्चा करेंगे। हमारी प्राकृतिक दुनिया बहुत सुंदर है और जटिल भी। इसमें वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता है, कुछ सरल और कुछ जटिल। प्रकृति के इतने करीब होने के नाते इस खूबसूरत दुनिया के बारे में कई सवाल आपके दिमाग में आए होंगे, जैसे कि दो व्यक्ति एक जैसे क्यों नहीं हैं? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है? हमारे आसपास जो चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, वो ऐसी ही क्यों आई? प्रकृति में ऐसे ही निरंतर और क्रमबद्ध परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए हार्वर्ड स्पेंसर ने एवोल्यूशन यानी कि विकास शब्द का प्रयोग किया। डार्विन ने बाद में विकास को संशोधन के साथ वंश यानी कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के रूप में परिभाषित किया। ये डार्विन ही थे जिन्होंने संशोधन के साथ प्राकृतिक चुनाव, जिसे कि हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, की अवधारणा को वंश के पीछे प्राथमिक बल के रूप में समझाया। प्राकृतिक चुनाव ऐसे व्यक्तियों का पक्षधर है जो अगली पीढ़ी में अधिक संतानों का योगदान करते हैं। डार्विन के अनुसार ये प्राकृतिक चुनाव है जो समलक्षणियों, जैसे कि हम फिनोटाइप्स कहते हैं, के प्रकार के आधार पर विभिन्न तरीकों से आनुवंशिक लक्षणों की आपूर्ति वितरण को बदल सकता है। चलिए अब बात करते हैं चुनाव, जिसे कि हम सिलेक्शन कहते हैं। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरणीय कारक या जीवों की आनुवंशिक संरचना तय करती है कि कौन से जीव खुद को दूसरे की तुलना में बेहतर रूप से अनुकूलित करेंगे। चुनाव केवल तब होता है जब किसी आबादी के व्यक्तियों में विविध विशेषताएं होती हैं। यह तब नहीं होता जब कोई विविधता नहीं होती है, जब वे चुनिंदा तटस्थ यानी कि जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं होते हैं। यह भी समझना चाहिए कि चुनाव हमेशा सकारात्मक चुनाव, जिसे कि हम पॉजिटिव सिलेक्शन कहते हैं, नहीं हो सकता। यह नकारात्मक चुनाव भी हो सकता है, जिसे हम नेगेटिव सिलेक्शन कहते हैं। नकारात्मक चुनाव व्यक्ति की पुनः उत्पन्न करने की क्षमता को कम करता है, जबकि सकारात्मक चुनाव अनुकूली विशेषता की घटना को बढ़ाता है। हालांकि चयन हमेशा यह सुझाव नहीं देता कि केवल लाभकारी लक्षण या एलील, जिसे हम कहते हैं, ही आबादी में होंगे। ऐसी संभावनाएं हैं कि चुनाव प्रजातियों के सदस्यों में सार्वभौमिक रूप से होने के लिए कुछ घातक लक्षण या एलील पैदा कर सकता है। चुनाव कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कृत्रिम चुनाव की। कृत्रिम चुनाव को चयनात्मक प्रजनन, जिसे कि हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, के रूप में भी जाना जाता है। ये मूल रूप से ये वांछनीय विशेषता के लिए जानवरों और पौधों का प्रजनन है। वांछित विशेषता या लक्षण, जिसे हम कहते हैं, के साथ एक पौधे या जानवर कृत्रिम रूप से समान गुण या लक्षणों वाले जीवों से पार प्रजनन करते हैं, जिसके फलस्वरूप विशिष्ट वांछित लक्षणों की एक उच्च क्षमता वाली संतान होती है। इस चक्र को संतान के साथ दोहराया जा सकता है जब तक कि विशिष्ट वांछित विशेषता या लक्षण प्राप्त नहीं हो सकते। विभिन्न सब्जियों को जंगली सरसों से कृत्रिम रूप से कुछ लक्षणों को चुनावात्मक तरीके से खेती की गई थी, जैसे कि बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, ब्रेसिका अल्रेसिया, या फिर एक आम जंगली सरसों जिसे हम कहते हैं, उसकी एक प्रजाति जिसे हम कोलार्बी कहते हैं, या फिर ब्रसेल्स अंकुर कहते हैं। गोभी भी उसी की ही एक प्रजाति है, फूल गोभी, ब्रोकली इत्यादि। तो आइए अब हम बात करते हैं प्राकृतिक चुनाव की, कि ये प्राकृतिक चुनाव कैसे होता है। प्राकृतिक चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। कुछ विशेषताओं वाले व्यक्तियों की आबादी में अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक जीवित या प्रजनन दर होती है। वे इन वंशानुगत अनुवांशिक विशेषताओं को अपने वंश में पारित करते हैं और अंत में विकासवादी परियोजनाओं के लिए अग्रणी होते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक चुनाव विकास का मूलभूत कार्यात्मक तंत्र है।
आइए हम प्रकृति में प्राकृतिक चुनाव को समझने के लिए शलभ, जिसे कि हम पतंगा कहते हैं, या फिर पेपर्ड मोथ के उत्कृष्ट उदाहरण का अध्ययन करें। पेपर्ड मोथ, जिसे कि हम पतंगा या शलभ भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम जो है वो विस्टन बिटुलेरिया है, ये इंग्लैंड में व्यापक रूप से होता है। ये एक निशाचर कीट है जिसे कि हम नॉक्टर्नल इंसेक्ट कहते हैं, और दिन के दौरान ये पेड़ों के तने या उनकी शाखाओं पर टिका हुआ होता है, और कीटभक्षी पक्षियों द्वारा हमला करने की भी संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। ये दो रूपों में पाया जाता है। एक धूसर रूप, जिसे कि हम ग्रे या मटमेला कहते हैं, जो हल्के रंग का होता है और श्वेत पंखी पतंग या शलभ कहलाता है। इसके जो पंख होते हैं वो सफ़ेद या वाइट कलर हम कह सकते हैं होते हैं। दूसरा गहरे रंग का पतंगा, जो काले पंख और शरीर के साथ मेलानिक रूप या कार्बोनिका रूप जिसे हम कहते हैं वो होता है। ये पेपर्ड शलभ प्राकृतिक चुनाव के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता है, जैसे कि ये प्रजनन करते हैं। इनके रंगों के स्वरूप, जिसे कि हम कलर पैटर्न कहते हैं, में भिन्नता होती है। इनके रंगों के स्वरूप इन्हें आनुवांशिक रूप से विरासत में मिलते हैं। इनके अलग अलग रूप विभिन्न पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति के कारण वहां पे हल्के रंग के शलभ बड़ी संख्या में पाए जाते थे। श्वेत पंखी शलभ काई से ढके हुए पेड़ों के शाल की पृष्ठभूमि के साथ अच्छी तरह से शलावरण यानी कि कैमोफ्लेज करते थे। इससे उन्हें शिकारी पक्षियों से बचने में मदद मिलती थी। दूसरी ओर गहरे रंग के शलभ, जिसको कि हमने कॉर्वेनिका फॉर्म कहा है, पेड़ों की शाल की पृष्ठभूमि के प्रतिकूल विशिष्ट थे, यानी कि उसके उल्टे थे। उनका कलर बिल्कुल अलग था और इस तरह पंक्षियों का आसानी से शिकार बन जाते थे। इस प्रकार इस समय मेलानिक रूप, जिसे कि हमने कॉर्वेनिका रूप भी कहा है, वाले गहरे रंग के शलभ बहुत कम संख्या में थे। फिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने ग्रामीण इलाकों में बहुत अधिक कालिक पैदा की। कालिक के धुएं ने पेड़ों के उगने वाले काई, जिसे हम लाइकन कहते हैं, को मार दिया, उसको खत्म कर दिया। पेड़ों पर बहुत सारी कालिक जमा हो गई और परिणाम स्वरूप पेपर्ड शलभ की पृष्ठभूमि का वातावरण काफी बदल गया। पेड़ की शाखाएं कालिक से काली हो गईं। अब उनके रूप के साथ मेलानिक रूप वाले गहरे रंग के शलभ, जिनके की पंख काले रंग के थे, ने अच्छी तरह से शलावरण यानी कि कैमोफ्लेज किया और बड़ी मात्रा में पंक्षियों द्वारा शिकार से होने से बच गए। मतलब जब पंक्षी शिकार के लिए आते थे तो उनको काले रंग के जो शलभ थे वो नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि वहां की शाखाएं काली हो गई थी। परिणाम स्वरूप इन औद्योगिक क्षेत्रों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी। इसी के साथ श्वेत पंखी शलभ शिकारी पंक्षियों का आसान शिकार बन गए और उनकी आबादी में भारी कमी आई। औद्योगिक क्षेत्रों में 1848 से 1898 तक 50 पीढ़ियों के दौरान कार्वेनिका फॉर्म की आवृत्ति लगभग 1% से बढ़कर 99% हो गई। इस प्रकार ये दर्शाता है कि गहरे रंग के शलभ यानी कि मेलानिक रूप का चुनाव लाभदायक था। प्राकृतिक चुनाव ने इन्हें जीवित रहने और संख्या में वृद्धि करने की अनुमति दी और इस प्रकार कीट की आबादी को एक दिशा दी, यानी गहरे रंग के शलभ, जिसे कि हम मेलानिक रूप कहते हैं, में बदल दिया। अब यहाँ पर्यावरणीय कारक, जिसने श्वेत पंखी शलभ के खिलाफ गहरे रंग का शलभ के रूप का चुनाव किया, वह पंक्षियों के लिए शिकार का चुनाव है। प्राकृतिक चुनाव हल्के रंग के लिए जीन को नष्ट करने और गहरे रंग के लिए जीन की क्रमिक वृद्धि की दिशा में संचालित होता है। इंग्लैंड के और उत्तरी स्कॉटलैंड के गैर प्रदूषित या जिसे हम कहें गैर औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावर्ती रूप यानी कि श्वेत पंखी शलभ की अधिक प्रचुर मात्रा में होना चुनाव की भूमिका प्रदर्शित करता है। गहरे रंग के शलभ, जिसे कि हम मेलानिक रूप कहते हैं, की संख्या में वृद्धि के कारणों का अध्ययन ईबी फोर्ड और एचबीडी कैटवेल द्वारा किया गया था। प्रकृति में प्राकृतिक चुनाव की व्याख्या करने के लिए एक और अच्छा उदाहरण है, जैसे कि कीटों में कीटनाशकों यानी कि डीडीटी का प्रतिरोध, या जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मच्छरों को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के रोगवाहक यानी कि वेक्टर के रूप में जाना जाता है। शुरुआती समय के दौरान डीडीटी को मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। मच्छरों की आबादी तब अधिक डीडीटी संवेदनशील थी, लेकिन
कम डीडीटी प्रतिरोधी थी, यानी कि वो रेजिस्टेंस कर जाते थे अगर हम कम डीडीटी की मात्रा उनको देते थे। लेकिन जब डीडीटी को बड़े पैमाने पर कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया गया तो डीडीटी प्रतिरोधी मच्छरों को डीडीटी संवेदनशील मच्छरों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला। डीडीटी प्रतिरोधी मच्छर अधिक से अधिक हो गए। समय के साथ मच्छरों की पूरी आबादी डीडीटी प्रतिरोधी हो गई। कुछ नए कीटनाशकों के प्रयोग के उपरांत भी ऐसा हुआ और अवलोकन दर्ज किया गया। इस प्रकार प्राकृतिक चुनाव के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक कीटनाशक केवल एक सीमित समय के लिए उपयोगी रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्राकृतिक चुनाव के प्रकारों की। प्राकृतिक चुनाव प्रजातियों की स्थिति बनाए रखने और उन्हें बदलने दोनों के लिए ही जिम्मेदार हैं। विभिन्न प्रकार पर्यावरण संबंधों के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक चुनावों को मान्यता दी गई है, जैसे कि स्थायी कारक चुनाव या जिसे हम सामान्य चुनाव भी कहते हैं, या फिर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, नॉर्मलाइजिंग और नॉर्मल सिलेक्शन कहते हैं। दूसरा दिशात्मक चुनाव जिसे कि हम प्रगतिशील चुनाव कहते हैं, या फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन या फिर प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी हम उसे कहते हैं। और तीसरा विघटनकारी चुनाव जिसे कि हम विविध चुनाव कहते हैं, या फिर डिसरप्टिव सिलेक्शन या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्थायी कारक चुनाव की। चुनाव को स्थिर करना प्रकृति में चुनाव का सबसे आम तरीका है। यह चुनाव का एक नकारात्मक प्रकार है जो कम उपयुक्त या अधिक विशिष्ट समलक्षणी जिसे कि हम फिनोटाइप्स कहते हैं को समाप्त करता है और यौन प्रजनन वाले जीवों में औसत या मध्यवर्ती फिनोटाइप का पक्षधर है। स्थायी कारक चुनाव तभी संचालित होता है जब पर्यावरण लंबे समय तक स्थिर रहता है। इसके द्वारा ऐसी विभिन्नताएं जिन्हें उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, पृथक्करण और स्थिर वातावरण में पुनः संयोजन किया जाता है, यानी कि बिना किसी परिवर्तन के निरंतर वातावरण को समाप्त कर दिया जाता है। जनसंख्या का जीन पूल ऐसे वातावरण में आनुवंशिक रूप से स्थिर होता है। उदाहरण के लिए स्थायी कारक चुनाव द्वारा पौधों की ऊंचाई को स्थिर किया जा सकता है। मान लीजिए कि बड़े लंबे पौधों के बीच कुछ छोटे या कम ऊंचाई वाले पौधे हैं, तो उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता वे मर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत ऊंचे पौधे जो कि हवा से टूट सकते हैं और वह भी खत्म हो जाएंगे। चुनाव मध्यम ऊंचाई के पौधों का चुनाव और रख रखाव करता है। इसके परिणाम स्वरूप मध्यम ऊंचाई के पौधों की संख्या बढ़ेगी जबकि छोटे तथा लंबे पौधों की संख्या घटेगी। स्थायी कारक चुनाव का एक और प्रसिद्ध उदाहरण H.C. बम्प्स द्वारा 1899 में अध्ययन किया गया था। उन्होंने देखा कि रोड आइलैंड में एक भयंकर तूफान में लगभग 136 गोरियां घायल हो गई थी या मर गई थी। उन्होंने पाया कि तूफान से मारे गए पक्षियों में औसत पंख और पक्षियों की तुलना में असामान्य रूप से लंबे या छोटे पंख थे। केवल 72 पक्षी ही बच पाए। अधिकांश पक्षी जो सामान्य पंख और सामान्य शरीर के अनुपात से बचे थे, जो औसत मध्य मान करीब थे, जिनको कि हम क्लोज टू द मीन वैल्यू कहा जाता है, जो ये इंगित करता है कि औसत से बहुत अलग व्यक्तियों को व्यवहार घटनाओं के दौरान समाप्त होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, जबकि औसतन व्यक्ति जीवित रहने में सक्षम होते हैं। ये जनसंख्या के जीन पूल की उत्परिवर्तन के संचय की जांच करता है। उत्परिवर्तन अपरिवर्तनीय वातावरण में प्रजातियों की अनुकूलता को कम कर सकता है। क्या अब आप इस कारण का चुनाव कर सकते हैं कि इस प्रकार के चुनाव को स्थायीकरण चुनाव या फिर सामान्यकरण चुनाव क्यों कहा जाता है? बिल्कुल सही। जैसा कि चुनाव जनसंख्या के जीन पूल में एक स्थिरता बनी रहती है, इसे चुनाव को स्थिर करना कहा जाता है, यानी कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी हम कहते हैं। यह सामान्य व्यक्तियों का पक्षधर है और विशिष्ट व्यक्तियों को खत्म कर देता है और इसीलिए इसे सामान्यकरण चुनाव यानी कि नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन भी कहा जाता है। हालांकि स्थायी कारक चुनाव शायद ही कभी संचालित होता है क्योंकि पर्यावरण लगातार बदलता रहता है और शायद ही कभी स्थिर होता हो। चलिए अब हम बात करते हैं दिशात्मक चुनाव या फिर प्रगतिशील चुनाव के बारे में। दिशात्मक चुनाव एक जनसंख्या की आनुवंशिक संरचना में एक प्रगतिशील या अप्रत्यक्ष परिवर्तन लाता है। यह तब होता है
जब वातावरण विशेष रूप से एक विशेष दिशा में बदल रहा होता है और इस प्रकार कुछ विशेषताएं संबंधी एक दिशा में आबादी के भीतर एक नियमित परिवर्तन पैदा करता है। पर्यावरण जो लगातार बदलता रहता है, जीवित जीवों पर इस लगातार बदलते पर्यावरण से अनुकूलित होने के लिए निरंतर बदलने को अनिवार्य बनाता है। इन परिस्थितियों में संचालित चुनाव को दिशात्मक चुनाव कहा जाता है। दिशात्मक चुनाव परिस्थितियों को दो अलग अलग समूहों के अंतर्गत होता है। पहला, पर्यावरण में प्रगतिशील या दिशात्मक परिवर्तन के अधीन आबादी में, उदाहरण के लिए जो हमने वेस्टर्न बेटुलेरिया जो पेपर्ड मोथ का उदाहरण हमने दिया था। दूसरा, एक ऐसी आबादी में जो पर्यावरणीय परिस्थितियों में एक नए क्षेत्र में प्रवास कर रही थी। उदाहरण के लिए आइस एज के अंत में कई प्रजातियां उत्तर की ओर ऐसे खुले क्षेत्रों में प्रवास गई होंगी जो पीछे हटते ग्लेशियरों द्वारा निर्मित थे। इन प्रजातियों ने बढ़ती ठंड, कम दिनों और सर्दियों की लंबी रातों और गर्मियों के लंबे दिनों और छोटी रातों के अंतर के बदलते हुए चक्र को सहा होगा। केवल वही जीवों को जो अनुकूली प्रतिक्रिया के लिए सक्षम थे पलायन और जीवित रहने में सक्षम हुए होंगे। दोनों ही मामलों में दिशात्मक चुनाव जनसंख्या में विवरण को कम करने की ओर अग्रसर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं विघटनकारी चुनाव या फिर विविध चुनाव की। विघटनकारी चुनाव जो एक बार फिर से वेस्टर्न बेटुलेरिया का उदाहरण की मदद से समझाया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग सभी शलभ गहरे रंग के थे, जैसा कि हमने पहले जाना। हालांकि ग्रामीण इलाकों में वही शलभ रंग बहुत हल्के थे। दोनों स्थानों पर बहुत कम मध्य रंग के शलभ देखने को मिले। हल्के रंग के शलभ हल्के रंग के परिवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में और शिकारियों से बच गए। गहरे रंग के शलभ ग्रामीण इलाकों में शिकारियों द्वारा आसानी से देखे जाते थे और खाए जाते थे। इसके विपरीत औद्योगिक क्षेत्रों में हुआ। मध्यम रंग के शलभ जो थे आसानी से शिकारियों द्वारा देखे जाते थे और दोनों स्थानों पर खाए जाते थे। इस प्रकार विघटनकारी चुनाव के बाद बहुत कम मध्यम रंग के शलभ रह गए। इस प्रकार इस उदाहरण से स्पष्ट है कि विघटनकारी चुनाव में लक्षणों के अत्यधिक भिन्नता वाले व्यक्ति मध्यवर्ती लक्षणों वाले व्यक्तियों की तुलना में चुने जाते हैं। विघटनकारी चुनाव की व्याख्या करने के लिए डार्विन ने फिंचेस की बीक जो हमने की पहले पढ़ा है कि आकार के बहुत सारे उदाहरण दिए थे। चलिए अब हम बात करते हैं विकास के प्राकृतिक चुनाव की भूमिका की। विकासवादी कारक के रूप में प्राकृतिक चुनाव का प्रभाव। नई परिस्थितियों के अंतर्गत हानिकारक गुणों द्वारा चुनाव समाप्त कर दिया जाए, लाभकारी गुणों को प्रबल और संशोधित हो जाता है। ऐसे वर्ण जो ना तो हानिकारक हैं और ना ही लाभकारी हैं संशोधित नहीं होते हैं और आनुवंशिक के माध्यम से बने रहते हैं। डार्विन और उनके अनुयायियों के अनुसार पुनरावर्ती और गहन चुनाव से प्रजातियों के रूप और कार्यविधि में एक धीमा परंतु स्थिर संशोधन होता जाता है। क्रमिक पीढ़ियों के माध्यम से एक संशोधन हमेशा अनुकूलन की ओर, अनुरूपता की ओर ले जाता है, जिसे कि हम इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑलवेज टूवर्ड्स अडेप्टेशन टूवर्ड्स फिटनेस। डार्विन बाद में प्राकृतिक चुनाव एक मूलभूत विचार है। एक लंबे समय के लिए यह सोचा गया था कि विकास एक सरल रैखिक प्रगति है जिसे सीढ़ी के शीर्ष पर मनुष्य है। हालांकि इस दृश्य को अब स्वीकार नहीं किया जाता है। अब हम समझते हैं कि विकास एक शाखा के रूप के साथ आगे बढ़ता है, जहां एक शाखा की प्रजातियों दूसरी शाखाओं को जन्म देती हैं और इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। विकास किसी जीव के आनुवंशिक कोड में परिवर्तन, जिसे कि हम उत्परिवर्तन कहते हैं, के रूप में होता है। ये उत्परिवर्तन उस वातावरण द्वारा चुने जाते हैं जिससे जीव मौजूद होता है। इन उत्परिवर्तन परिवर्तनों में से कई जीवों के लिए हानिकारक हो सकते हैं और हानिकारक जीनों के जीव के वंश में पारित होने से पहले जीव की मृत्यु हो सकती है। कभी कभी हालांकि एक जीन संयोजन उत्पन्न हो सकता है जो वास्तव में जीव के
अनुकूल को अपने विशेष वातावरण में सुधारता है और इन जीनों की अगली पीढ़ी में पारित होने की अधिक संभावना बन जाती है। इस प्रकार प्राकृतिक चुनाव की प्रक्रिया से बनी सभी जीव रूपों का शाखाई विकास होता रहता है। इसी प्राकृतिक चुनाव के कारण डायनासोर की महान विविध प्रजातियां विकसित होने में सक्षम रही थीं। चलिए अब हम बात करते हैं प्राकृतिक चुनाव विकास और अनुकूलन दोनों की व्याख्या करता है। पर्यावरण में परिवर्तन होने पर प्राकृतिक चुनाव द्वारा विकास होता है और यदि ऐसा एक नया रूप उत्पन्न होता है तो प्रजातियों के वर्तमान स्वरूप से बेहतर तो प्राकृतिक चुनाव एक निरंतर वातावरण में विकासवादी परिवर्तन भी उत्पन्न करता है। जैसे कि जब पेपर्ड मोथ का वातावरण बदल गया, जहां उनकी पृष्ठभूमि यानी कि शलभों का बसेरा हल्के रंग के बजाय गहरा हो गया, तब समय के साथ शलभों की आबादी में बहुत सारी जो बदलाव हैं वो आए। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कीट आबादी विकसित हुई, यानी कि अगर एक शलभ जो था वो खत्म हो गया लेकिन दूसरे शलभ की आबादी जो थी वो बहुत जल्दी से विकसित हुई। विकासवादी परिवर्तन का उत्पादन करने के अलावा प्राकृतिक चुनाव जनसंख्या के स्थिर रखने का कारण भी बन सकता है। यदि पर्यावरण स्थिर है और जनसंख्या में कोई बेहतर रूप नहीं उभरता है तो प्राकृतिक चुनाव आबादी को उसी तरह बनाए रखेगा। इसीलिए प्राकृतिक चुनाव विकासवादी परिवर्तन और परिवर्तन की अनुपस्थिति दोनों होने की व्याख्या कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विकास अध्याय के इस भाग में हमने चुनाव और विभिन्न प्रकार के चुनावों पर चर्चा की। विभिन्न जीव पर्यावरण संबंधों के आधार पर 3 प्रकार के प्राकृतिक चुनाव को मान्यता दी गई है: स्थायी कारक चुनाव, दिशात्मक चुनाव और विघटनकारी चुनाव। स्थायी कारक चुनाव औसत या सामान्य व्यक्तियों के पक्षधर होता है और अति विशिष्ट के साथ कम विशिष्ट या कम अनुकूलित व्यक्तियों को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।